नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम CHO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टोटल जो की पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। फंडामेंटल सब्जेक्ट का ही आज हमारा ये तीसरा जो क्लास है वो रहेगा, तो प्लीज़ क्लास को कंटिन्यू वॉच करें, स्किप न करें। ये जो MCQ जो की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है और बार बार जो एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट जो MCQ वो रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरिया दैट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर्स। ब्रेन का ऐसा कौन सा एरिया है जो कि बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट करेगा। तो ब्रेन का कौन सा एरिया होगा उसको कॉल्ड करते कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये क्या करेगा, ब्रेन का एक एरिया है जो रेगुलेट करेगा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको। नेक्स्ट MCQ हम पढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। अगर किसी व्यक्ति का ओरल टेम्परेचर लेना है, किसी व्यक्ति का मौखिक तापमान रिकॉर्ड करना है और उस ठंडा दूध पीने के बाद उस बंदे ने क्या किया हुआ है, ठंडा दूध पिया हुआ है, तो कितने टाइम के बाद हमें कितने टाइम का इंतज़ार करना चाहिए और ताकि हमें जो और रीडिंग है वो एग्जिट आ सके और सही रीडिंग आ सके। तो 20 to 30 मिनट हमें वेट करना चाहिए, ठीक है, 20 से 30 मिनट तक हमें वेट करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर इज। जो सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर है, तीनों का जो रेशियो पूछा गया है, नॉर्मल रेशियो पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सिस्टोलिक BP 120 होता है, डायस्टोलिक BP 80 हम मानते हैं और पल्स प्रेशर को 40 मानते हैं। तो ये जो रेशियो है ये रहेगा 1, 2 और 3, ठीक है। तो 3, 2 और 1 इसका रेशियो रहेगा। नेक्स्ट MCQ हम पढ़ते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर ऑफ लंबर पंचर, ठीक है। अगर लंबर पंचर किसी को किया जाता है, स्पाइनल लंबर पंचर किसी को किया जाता है, तो मोस्ट उसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या रहेगा, हेडेक। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, हेडेक इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन रहेगा। नेक्स्ट MCQ हम पढ़ते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट यूज्ड फॉर टेकिंग लीवर बायोप्सी इज। अगर किसी पेशेंट की लीवर बायोप्सी ली जा रही है, लीवर बायोप्सी ले रहे हैं, तो जो मोस्ट कॉमन साइट है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली साइट है वो कौन सी होगी, कौन सी जगह से हम उसका बोलेंगे। तो ये RRB और एम्स में रिपीट हुए MCQ है। इसका जो राइट आंसर वो रहेगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। राइट में हाइपोकॉन्ड्रियल जो रीजन है, ठीक है, तो वो रहेगा, ठीक है। लीवर का जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है वो रहेगा, जहाँ से हम क्या करेंगे, लीवर की जो बायोप्सी है वो लेंगे। नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टमी स्टोमा इज। कोलोस्टमी स्टोमा, जब कोलोस्टमी की जाती है, ठीक है, बाहर एक पाउच थैली लगा दी जाती है, ठीक है, कोलन की सर्जरी के दौरान, जो उसके अंदर जो स्टोमा इकट्ठा होगा, एकत्र होगा, तो उसका जो नॉर्मल कलर है वो क्या रहेगा, उसका नॉर्मल कलर रहेगा पेल पिंक, मतलब हल्का या पीला पिंक रहेगा, मोइस्ट रहेगा और बीफी रेड, और थोड़ा रेड भी उसके अंदर हो सकता है, बीफी रेड भी हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इन विच पोजीशन BP इंस्ट्रूमेंट गिवन करेक्ट मेजरमेंट। BP इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्ट मेजरमेंट कब देगा, किस पोजीशन के अंदर BP की जो रीडिंग है वो हमें सही मिलेगी। जब भी हम ब्लड प्रेशर किसी का चेक कर रहे हैं तो हमें कौन सी पोजीशन उसको देनी है ताकि जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो एक्यूरेट मिल सके। इसका राइट आंसर होगा बी सीटिंग पोजीशन एंड आर्म इज इन लेवल ऑफ हार्ट। एक तो उसको सेटिंग पोजीशन में रखना है, बिठा करके उसको सेटिंग पोजीशन में रखना है। सेकंड क्या होना चाहिए कि जो आर्म है जहां पर हमने BP का बांधा हुआ है, तो वो आर्म है वो हार्ट के लेवल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि ए कफ दैट इज टू नेरो। एक जो BP कफ है वो क्या नेरो है, ज्यादा नेरो है या पतला है, विल प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग ऑफ द पेशेंट्स BP। और उस से हम BP ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का चेक कर रहे हैं तो जो रीडिंग है वो कैसी आएगी, ठीक है। अगर नेरो है, उसका कफ है वो नेरो है, ब्लड प्रेशर हम चेक कर रहे हैं, तो जो रीडिंग है वो क्या आएगी, वो फॉल्स हाई रीडिंग आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे BP से रिलेटेड एक और MCQ, फॉर टाइपिंग द BP अपार्ट्स।
कफ वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इट शुड बी प्लेस्ड। ठीक है, जब हम जो बीपी कफ है वो बांध रहे हैं, किसी के पेशेंट के बीपी कफ टाइप कर रहे हैं, बांध रहे हैं, तो कि कौन सी जगह पर उसको बांधा जाता है, मोस्टली कॉमन जो प्रेफर्ड साइट कौन सी, कैसे उसको बांधा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अबव ऊपर होना चाहिए। कहाँ से? एल्बो विद ट्यूबिंग प्लेस्ड मीडियली इनसाइड दी हैंड। जो ट्यूबिंग होती है, जो जिससे एयर जाती है, ट्यूबिंग होती है, वो इनसाइड दी हैंड, हैंड की अंदर की साइड होनी चाहिए और बीच के अंदर होनी चाहिए, मीडियली होनी चाहिए। और एल्बो से 2 सेंटीमीटर अबव हमें कफ है वो बांधना है। ठीक है, रक्तचाप मापते समय में क्या करने का, जो बीपी उपकरण का जो कफ है वो कोनी से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए और जो ट्यूबिंग है वो मध्य में हाथ के अंदर की ओर मिडल बीच की साइड में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर लंबर पंचर टू प्रिवेंट CSF लीकेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि सबसे बेस्ट पोजीशन क्या होगी जब पेशेंट का लंबर पंचर किया गया है, लंबर पंचर उसको किया गया है, तो CSF का लीकेज हमें रोकना है, CSF का लीकेज हमें रोकना है। तो सबसे बढ़िया जो पोजीशन कौन सी होगी? फ्लैट या सुपाइन पोजीशन। ठीक है, फ्लैट और स्पाट या पीठ के बल उसको लेटा के रखना है। ठीक है, तो हल्की ड्रेसिंग उसमें होती है, कई बार कंप्रेशन ड्रेसिंग उसको भी दे सकते हैं हल्की। तो वो उसमें क्या होगा, जो दबाव आएगा जहाँ से हमने पंचर किया है, तो वहाँ से जो लीकेज वगैरह है तो वो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि लंबर पंचर साइट इन एन इन्फेंट या स्मॉलर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर जो लंबर पंचर की साइट है वो कौन सी होती है, वो कहाँ पे की जाती है? तो L4 और L5 पर की जाती है। क्यों की जाती है? बिकॉज इन्फेंट है या जो स्मॉलर चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L2 से लेकर के L3 लेवल पर वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जो L2 और L3 का जो लेवल होता है तो वहां पर वो खत्म हो जाती है। तो L4 और L5 पर क्या किया जाता है? उसको लंबर पंचर किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन ए लंबर पंचर, कोई लंबर पंचर हम कर रहे हैं तो नीडल है मस्ट बी इंसर्टेड इनटू, तो वो कब कहाँ पर की जाती है? तो वो सब ऑर्गेनाइड जो स्पेस होता है वहाँ पर डाली जाती है। ठीक है, जब वहाँ पर कोई सुई जब नीडल वहाँ पर डाली जाती है तो सब ऑर्गेनाइड जो नोच होती है, तो स्पेस होता है वहाँ पर वो नीडल है वो इंसर्ट की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आज का रहेगा वो होगा सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर 20 सेकेंड्स इज नोन एज। अगर 20 सेकंड से ज़्यादा या 20 सेकंड तक सांस रुक जाती है, सांस बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एपीनिया। ठीक है, ये एक नॉर्मल है लेकिन इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी श्वसन मस्तिष्क श्वसन केंद्र है वो मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? ठीक है, दी रेस्पिरेटरी सेंटर है वो लोकेट होता है ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर? तो वो होगा मेडुला ओब्लागेंटा। मेडुला ओब्लागेंटा के अंदर है वो क्या होता है? इसका सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ब्रेन के अंदर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चीनी स्टॉक रेस्पिरेशन इज डिस्क्राइब एज। जो चीनी स्टॉक्स रेस्पिरेशन होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, किस रूप में करते हैं? चीनी श्वसन जो स्टॉक है, चीनी स्टॉक श्वसन है, उसको किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो पीरियड ऑफ एमीनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन। पीरियड श्वास निरोध और हाइपर वेंटिलेशन की जो अवधि होती है उसको चीनी स्टॉक रेस्पिरेशन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट यूज्ड फॉर एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस इज। पैरासेंटेसिस नीडल से डाल करके कोई पंचर कर करके वहाँ से सैंपल वगैरह इकट्ठा किया जाता है। तो एब्डोमिनल की ऐसी कौन सी साइट है वो पूछी गई है। तो इसकी एब्डोमिनल की जो साइट होती है वो होती है मिडवे बिटवीन दी सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकल्स ऑन दी मिड लाइन। ठीक है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है और अम्बलाइकल है, ठीक है, तो उनके मिड लाइन के अंदर क्या किया जाता है? जो निडल है वो डाल करके वहाँ से हमें पैरासिंथेसाइज करना होता है और सैंपल जो एकत्र करना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द पोजीशन गिवन टू द पेशेंट्स फॉर एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस इज। जब एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस किया जा रहा है पेशेंट का तो उसको दी जाने वाली जो पोजीशन है वो कौन सी होगी? दोस्तों जो फंडामेंटल के अंदर पोजीशन है वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है पोजीशन, और पोजीशन से रिलेटेड आपको 2 से 3 पोजीशन आएंगे, आपको कंडीशन दे दी जाएगी और पोजीशन पूछी जाती है कि इस कंडीशन के अंदर कौन सी पोजीशन देंगे, इस कंडीशन के अंदर कौन सी पोजीशन होगी।
तो पैरासेंटेसिस अगर हम कर रहे हैं एब्डोमिनल का के अंदर कर रहे हैं तो उसके अंदर फोलर पोजीशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग लंबर पंचर जब ड्यूरिंग कर रहे हैं हम, विच पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट, उस टाइम जो पेशेंट को है वो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, साइड लेंग शी शेप्ड पोजीशन उसको प्रोवाइड कराएंगे। एक तो उसको साइड लेंग, उसको एक साइड में लेटाएंगे, साइड लेंग पोजीशन देंगे, और दूसरा उसको शी शेप की जो पोजीशन होती है, शी शेप की जो पोजीशन है वो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो लंबर पंचर है वो आसानी से उसके और जो सैंपल कलेक्शन है वो ईजी हो उसके। द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन इज, दोस्तों ये क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अलग अलग बुक्स में इसकी अलग अलग जो है रीडिंग वो दी गई है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है रेस्पिरेशन की वो होती है 12 से लेकर के 20 तक, 12 से 20 तक जो रेस्पिरेशन की नॉर्मल रेंज के अंदर काउंट करते हैं। कुछ एक बुक के अंदर ये 16 से 20 दिया होता है, ठीक है, नॉर्मल इसको 16 कंसिडर करते हैं, लेकिन इसकी जो एवरेज है वो 12 से 20 इसको नॉर्मल काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस का जो टेम्परेचर है वो पूछा गया है। तो कोल्ड स्ट्रेस का जो टेम्परेचर होता है वो है 36 डिग्री से लेकर के 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। हीट स्ट्रोक यूजुअली अक्कर एट टेम्परेचर अराउंड, हीट जो स्ट्रोक है वो कब होगा, हीट स्ट्रोक कब होगा, यूजुअली अक्कर होगा कब होगा, अगर टेम्परेचर है वो 41 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तब जो है हीट स्ट्रोक होगा, हीट स्ट्रोक है वो होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि लोकल कोल्ड एप्लीकेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी, जो इसके 3-4 मेथड होते हैं, हीट ट्रांसफर के जो मेथड हैं वो 3-4 होते हैं। कंडक्शन मेथड होता है, कन्वेक्शन मेथड होता है, इवापोरेशन होता है, रेडिएशन, ये सब अलग अलग मेथड होते हैं। तो जो लोकल कोल्ड एप्लीकेशन होगा, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन हम लगाएंगे, ठीक है, तो ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी, जहाँ पे जैसे बर्फ़ की हम पट्टी कर रहे हैं, ठीक, कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हैं, तो वो सब कंडक्शन मेथड के अंदर आएगा, ठीक है। कंडक्शन मेथड उसको हम काउंट करें, कंडक्शन मेथड लोकल जो कोल्ड एप्लीकेशन हम करेंगे ट्रांसफर करेगा, वो करेगा जो हीट है बॉडी से वो बाहर निकालेगा, तो वो उसको अंदर कोल्ड एप्लीकेशन, उसको कंडक्शन मेथड, वो जो मेथड होगा वो कंडक्शन मेथड के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हेन परफॉर्मिंग जनरल फिजिकल असेसमेंट, ठीक है, जब कोई जनरल फिजिकल असेसमेंट किया जा रहा है, फिजिकल असेसमेंट किया जा रहा है, इन विच ऑर्डर इज द गिवन फिजिकल एग्जामिनेशन स्टेप फॉलोड। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन का, जनरल फिजिकल असेसमेंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल फिजिकल असेसमेंट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा इंस्पेक्शन, ठीक है। सामान्य शारीरिक का मूल्यांकन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा कि हम उसको इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा रहेगा पल्पेशन, उसको पालपेट करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा रहेगा परकशन, उसको परकशन करेंगे, टेप करेंगे, और फोर्थ हमारा रहेगा अस्कल्टेशन, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये रहेगा जनरल फिजिकल असेसमेंट का। इसके अंदर सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, सेकंड पल्पेट करेंगे, थर्ड परकशन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर टेपिंग होता है, परकशन के अंदर हम टेप करके देखेंगे, और थर्ड होता है अस्कल्टेशन, मतलब हम सुनेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन प्लेस द क्लाइंट इन, जब हम एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी पेशेंट का, तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, कौन सी पोजीशन के अंदर लेटाएंगे, तो उसको स्पाइन पोजीशन के अंदर हम लेटाएंगे। तो उसकी जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज, जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसका फर्स्ट स्टेप पूछा गया है, तो फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस के 4-5 स्टेप है, 5 स्टेप होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप के बारे में पूछा गया है तो इसका असेसमेंट है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये बीच के अंदर थोड़ा मिस टाइप हो चुका है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि साइडेक्स सॉल्यूशन, साइडेक्स के बारे में हमने कई बार देखा होगा, ठीक है। येलो कलर का एक, जैसे ग्रीन से कलर का एक होता है जो ओटी वगैरह के अंदर यूज होता है, ठीक है, जो कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं सर्जरी के अंदर, उनको क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। तो साइडेक्स सॉल्यूशन शुड बी चेंज्ड एवरी, जो साइडेक्स सॉल्यूशन है वो कितने टाइम के बाद हमें चेंज कर देना चाहिए, एवरी 14 डेज, 14 दिन के बाद है जो साइडेक्स सॉल्यूशन है उसको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि दिस सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्टेड
द बेड लाइनन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। जो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है वो डिसइंफेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, बेड के कपड़े शीटें वगैरह साफ करने के लिए, अगर वो पेशेंट कौन सा है, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, HIV इन्फेक्टेड का वो पेशेंट है, तो उसकी जो कपड़े हैं, उनकी जो बिस्तर की चादर है, उनको कीटाणु रहित करने के लिए जिस सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है वो होता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसको हम काउंट करते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा उसको क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन और हॉस्पिटल सीवेज इज। अगर ऐसा कौन सा बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका होता है ट्रीट करने का लिक्विड वेस्ट को क्लीन करने का, जैसे ब्लड हो गया, कोई यूरिन सैंपल हो गया या हॉस्पिटल का कोई सीवेज हो गया, तो उसको क्लीन करने के लिए सबसे जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा केमिकल डिसइंफेक्शंस, केमिकल। ठीक है, ये राजस्थान CHO 2023 में रिपीट हुआ MCQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, तो जैसे भी हॉस्पिटल में कोई भी लिक्विड है, जैसे रक्त हो गया, मूत्र वगैरह कुछ भी हो गया, तो उन सभी को जो क्लीन करने का जो बेस्ट जो वे रहेगा वो कौन सा रहेगा, तरीका रहेगा, केमिकल डिसइंफेक्शन हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि विच डिसइंफेक्शन यूज्ड टू डिसइंफेक्टेंट टू HIV पेशेंट बेड शीट एंड लाइनन। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि HIV पेशेंट का कोई पेशेंट है और उसकी बेड शीट वगैरह, लाइनर वगैरह कपड़े में क्लीन करने, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड इसके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। अगर ऐसी जो प्रोसेस है, सभी पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीटाणु बैक्टीरिया, उनको खत्म करना, उनको डिस्ट्रक्ट करना, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सभी रोगजनक जो जीव होते हैं उनके विनाश की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको डिसइंफेक्शन कहा जाता है। उसका जो राइट आंसर होगा डिसइंफेक्शन, कीटाणु शोधन उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नाक से होने वाले संक्रमण, जिससे नेजोकोमिकल जो संक्रमण है उसको रोकने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो कौन सा होना चाहिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको कहा जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंट, बार बार हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे बाय द केयर गिवर विद सोप एंड वाटर। ठीक है, देखभाल करने वाले क्या करेंगे कि साबुन और पानी के द्वारा बार बार जो हाथ है वो धोएंगे, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं नेजोकोमिकल जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। दी स्क्रब नर्स इज आल्सो नोन एज। जो स्क्रब नर्स होती है, ये एक बढ़िया की पॉइंट है कि जो स्क्रब नर्स होती है, जो OT के अंदर स्क्रब नर्स होती है, वो क्या किस रूप में जानी जाती है, तो उसको बॉस ऑफ द स्टाइल्ड फील्ड, जो स्क्रब, उसको स्टाइल्ड फील्ड का बॉस भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड उसका नाम क्या होता है, स्टाइल्ड फील्ड का जो बॉस कहा जाता है स्क्रब नर्स को। ठीक है, बॉस ऑफ द स्टाइल्ड फील्ड का बॉस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आइडियल टेम्परेचर ऑफ OT, ऑपरेशन थिएटर का जो आइडियल टेम्परेचर है वो पूछा गया है। तो आइडियल टेम्परेचर ऑपरेशन थिएटर का वो होता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 24 डिग्रीज को बिल्कुल एक्यूरेट है वो कंसिडर किया जाता है, लेकिन एवरेज इसकी देखी जाए तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको नॉर्मल किया जाता है। और ह्यूमिडिटी इसके अंदर 30 से 40% तक शुड बी मेंटेन हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। बीमारी के दौरान जो सभी दूषित वस्तु है उनका तत्काल कीटाणु शोधन करना क्या कहलाता है। ठीक है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, उसके दौरान जो भी डिसइंफेक्शन चीज़ें हो गई, जो भी इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन हो गए, जो चीज़ें गंदी हो गई है, बैंडेज, कॉटन, कुछ भी है, तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कनकरेंट डिसइंफेक्शन। कनकरेंट उसको समवर्ती कीटाणु शोधन के नाम से जाना जाता है, कनकरेंट डिसइंफेक्शन के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच इज द मोस्ट सूटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनिमा। एक पेशेंट है उसको हम एनिमा दे रहे हैं। ठीक है, एनिमा के लिए क्वेश्चन आया है, एनिमा दे रहे हैं, तो सूटेबल पोजीशन कौन सी होगी, तो इसका जो राइट आंसर हमेशा रहेगा कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन उसको देते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो उसको एनिमा के अंदर बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इज नोन एज। ठीक है, ऐसी कौन सी तकनीक है जो तकनीक हम यूज करते हैं जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है क्रॉस इन्फेक्शन से, और उसको क्या कहा जाता है, उसको बैरियर नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
जो टेक्निक यूज़ की जाती है, जो तकनीक यूज़ की जाती है प्रिवेंट करने के लिए क्रॉस इन्फेक्शन को, उस तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? बैरियर नर्सिंग के नाम से उसको जाना जाता है। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, ठीक है, जैसे गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है या एब्डोमिनल की कई कुछ एक सर्जरी हैं, तो जैसे गॉल ब्लैडर की कोई सर्जरी, तो उसके अंदर जो गैस यूज़ की जाती है पेट को, एब्डोमिनल कैविटी को फुलाने के लिए जो गैस यूज की जाती है, जिससे कि इंटरनल जो ऑर्गन है वो नॉर्मली विजुअलाइज्ड हो सके, हमें आराम से उसको देख सकें, तो उसके अंदर जो गैस यूज़ की जाती है उस वो होती है CO, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर गैस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन ए पेशेंट्स एक कॉटन स्वेब लेफ्ट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आफ्टर सर्जरी। एक पेशेंट था जिसकी सर्जरी की गई है, एब्डोमिनल की कोई भी उसकी सर्जरी हुई है और कोई भी कॉटन स्वेब है वो पेट के अंदर उसके रह गया है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह गया है, तो उसको किस नाम से जाने जाएगा? उसको कहा जाएगा गोसिपिबोमा आल्सो नोन एज टेक्सटिलोमा। ठीक है, तो उसको गोसिपिबोमा कहते हैं या उसको टेक्सटिलोमा भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट है। ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट है। ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। जो ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट है, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए? तो जैसे क्लोरीन की मात्रा चेक करने के लिए। ठीक है, क्लोरीन, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ऑर्थोटोडिलिन परीक्षण जो टेस्ट किया जाता है वो क्लोरीन की जांच करने के लिए किया जाता है, क्लोरीन का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको पीछे पढ़ाया था, रिपीट क्वेश्चन हुआ है भी। अस्पताल में मरीजों के रहने के दौरान जो संक्रमण होता है उसको नोजोकोमिकल संक्रमण के नाम से जाना जाता है। उसको हम नोजोकोमिकल संक्रमण कहा जाता है और उसका बचाव है भी हम बार बार साबुन से हैंड वॉश कर सकते हैं और बढ़िया पानी, साफ पानी से हाथ को बार बार हम रिपीट धोते हैं तो उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि द मोस्ट कॉमन कोजेक्टिव एजेंट ऑफ यूटीआई इज। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन एजेंट है, कारण है, वो कौन सा रहता है? तो ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई के नाम से इसको जाना जाता है। ई कोलाई जो एजेंट है वो क्या करता है कि मोस्ट कॉमन एजेंट होता है किस चीज़ का? यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। फास्ट स्टैंड फॉर। फास्ट की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, फास्ट का जो पूरा नाम है वो पूछा गया है। FAST स्टैंड फॉर। फास्ट का पूरा नाम क्या होगा? फोक्स्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। अगर कोई एब्डोमिनल पार्ट की कोई ट्रॉमा हुआ है, एब्डोमिनल का कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसकी सोनोग्राफी हम कर रहे हैं, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं, एब्डोमिनल सोनोग्राफी कर रहे हैं ट्रॉमा की, तो उसको बोलते हैं फास्ट स्टैंड फॉर फोक्स्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेज होती है, असेसमेंट होती है नर्सिंग प्रोसेस की, असेसमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप इसको हम मानते हैं और ये असेसमेंट के रूप में जानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट, जब हम एब्डोमिनल का असेसमेंट कर रहे हैं, इन विच ऑर्डर आर गिवन स्टेप फॉलोड। एक थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, रिपीट आप पीछे जाके देख सकते हो क्लास में, उसके अंदर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन था, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन था। ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ है ये अलग थी, इसके जो स्टेप है वो अलग अलग थे, लेकिन जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, असेसमेंट, एब्डोमिनल असेसमेंट हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो फर्स्ट इंस्पेक्शन ही रहेगा सेम, सेकंड इसके अंदर अस्कल्टेशन आ जाएगा, थर्ड इसके अंदर परकशन आ जाएगा और फोर्थ आएगा पाल्पेशन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ये जो सीरियल है ये चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ आप उसमें ध्यान में रखना। ठीक है, कि फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम अलग होता है और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के टाइम में ये चीज़ अलग होती है। In abdominal examination should be follow first step of is inspection and last palpation because palpations and percussions alert और stimulate the bowel sound। ये इसका रीज़न है, पेट की जांच का पहला चरण निरीक्षण तथा अंतिम स्पर्श होता है, क्योंकि अगर हम पल्पेशन पहले कर देंगे, पल्पेट पहले कर देंगे या वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि बोल साउंड है वो स्टिमुलेट हो जाएगी और हम उसको ढंग से अस्कल्टेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आएगी और जो रिजल्ट है वो हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हम परफॉर्म कर रहे हैं लंग पल्मोनरी असेसमेंट को।
ठीक है, लंग्स कर रहे हैं, पल्मोनरी असेसमेंट कर रहे हैं, हम चेस्ट का असेसमेंट कर रहे हैं, हमने एब्डोमिनल का असेसमेंट पढ़ा, हमने जनरल असेसमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पल्मोनरी असेसमेंट। तो जो कौन सा ऑर्डर है हम इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम रखेंगे, तो फर्स्ट हमारा रहेगा इंस्पेक्शन जो सभी में है, सेकंड हमारा रहेगा पल्पेशन, ठीक है, थर्ड हमारा रहेगा परकशन और फोर्थ हमारा रहेगा अस्कल्टेशन। ठीक है, ये फेफड़ों का जब हम कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, पल्मोनरी मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उस समय हमें सबसे पहले निरीक्षण करना है, स्पर्श करना है, और फोर्थ होता है, थर्ड होता है परकशन, हमें टेपिंग करना है, टक्कर करना है, फोर्थ अस्कल्टेशन करना है, सुनना है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट रहेगा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ द वाटर और बॉडी फ्लूइड इज नोन एज, अगर उसमें जान तक जाने का जो खतरा पैदा हो जाए, जिसके अंदर इतना अगर किसी का रैपिड कोई फ्लूइड लॉस हो जाता है, कोई बॉडी फ्लूइड्स है जैसे ब्लड वगैरह कोई भी लॉस हो जाता है, तो जो कंडीशन पैदा होती है तो उसको हम किस नाम से जाना जाता है, उसको हम जाते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, हाइपो की कंडीशन हो जाती है, तो उसको जो वॉल्यूम कम होने का कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोवोलेमिक, और ये शॉक की कंडीशन है वो पैदा हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा पेशेंट, कोई ट्रॉमा पेशेंट होगा तो ट्रॉमा पेशेंट के अंदर वही है कि ब्लीडिंग होगी, ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, और फ्लूइड अगर ज़्यादा लॉस होता है तो पेशेंट का वही वॉल्यूम कम होगा, और कम वॉल्यूम को हम हाइपो के अंदर काउंट करेंगे, और हाइपोवोलेमिक शॉक है वो वहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन बर्न पेशेंट, बर्न पेशेंट के अंदर अगर हम देखते हैं कि बर्न पेशेंट के अंदर जो किस तरह का जो कंडीशन पैदा होगी, तो बर्न पेशेंट के अंदर भी यही चीज़ होगी कि जब कोई व्यक्ति को बर्न होता है, जब कोई पेशेंट बर्न होता है तो उसके अंदर क्या होगा, जब कोई पेशेंट बर्न का तो जो फ्लूइड का लॉस है वो होगा, क्योंकि बर्न के अंदर फ्लूइड का लॉस बहुत तेज़ी से होता है, और रैपिड अगर कोई फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो वहाँ पे भी वॉल्यूम है वो कम होगी, और हाइपोवोल्यूमिक जो शॉक है वो उसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट्स आज का अंतिम की पॉइंट्स है वो कौन सा है कि पेशेंट शुड प्लेस इन विच पोजीशन विद हाइपोवोलेमिक शॉक, अगर पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, कुछ एक 3-4 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई अभी, जिनके अंदर आप अगर बर्न का पेशेंट है, कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, तो अगर फ्लूइड लॉस हो गया तो ये सब हाइपोवोलेमिक पेशेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हाइपोवोलेमिक की कंडीशन का कोई पेशेंट हमें मिलता है तो उसको बेस्ट पोजीशन हम जल्दी से जल्दी ऐसी कौन सी पोजीशन उसको प्रोवाइड करवाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ से रिकवर हो सके और उस कंडीशन से बाहर निकल सके, तो उसके लिए ट्रेंड-लेनबर्ग पोजीशन उसको कहा जाता है, ट्रेंड-लेनबर्ग पोजीशन उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, एक होती है रिवर्स ट्रेंड-लेनबर्ग पोजीशन और एक होती है ट्रेंड-लेनबर्ग पोजीशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो हेड है वो डाउन होता है और लेग है वो ऊपर होते हैं, ठीक है, एलिवेट होते हैं, ये होती है ट्रेंड-लेनबर्ग पोजीशन। लेकिन रिवर्स के अंदर, रिवर्स ट्रेंड-लेनबर्ग के अंदर क्या होगा कि जो हेड है वो ऊपर होगा और लेग्स है वो डाउन होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो ये थी आज की हमारी फंडामेंटल की पॉइंट्स की थर्ड इंपॉर्टेंट क्लास। इसी तरह की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है, जो MCQs है, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप सभी लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और प्लीज़ क्लास को कंटिन्यू पूरा वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।